हम देखेंगे मसल्स। मसल जो होता है वो इलास्टिक फाइबर्स का बंडल होता है और ये सभी प्रकार के कार्य कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से करता है। इसमें 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। पहला जो होता है वो स्ट्रिप्ड मसल्स होता है जो कि अपनी इच्छा से कार्य करता है, जैसे कि ट्राइसेप या बाइसेप मसल्स। हाथों के मसल्स जो होते हैं ट्राइसेप बाइसेप कहलाते हैं। तो ये और अन्य हाथ के, पैर के, आँखों के जो हमारी इच्छा से करते हैं वो वॉलंटरी मसल्स में आते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल्स यानी कि अनैच्छिक मसल्स जो कि अपनी इच्छा से कार्य नहीं करते, जैसे कि हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक के, इंटेस्टाइन के, ब्लड वेसल, यूरेटर, जितने भी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ये तमाम जो सिस्टम है, डाइजेशन हुआ, तो ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं। तो ये अनस्ट्रिप्ड मसल्स में आएंगे। तीसरा होता है कार्डियक मसल्स, जो कि ये हार्ट में उपस्थित होता है। ये भी अनिच्छा से अनैच्छिक जो मसल्स होते हैं उसके अंतर्गत आता है। आइए हम देखेंगे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस प्रकार से इसमें होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। मसल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिस प्रकार से जैसे हम बहुत सारा बंडल पेंसिल का एक साथ गुच्छे में हम रख लेते हैं तो इस प्रकार से दिखता है। तो ये बाहर का आवरण जो होता है वो एपीमाइसियम कहलाता है। उसके अंदर जो सर्कल होता है वह फेसिक्यूलाई कहलाता है और उसके अंदर हम देखेंगे एंडोमाइसियम उपस्थित होता है। इस रेड कलर के जो लेयर है उसको हम कहेंगे पेरीमाइसियम। तो ये जो हो गया, इसको जब इस पोर्शन को हम जूम करके देखेंगे तो ये पेरीमाइसियम, अंदर का एंडोमाइसियम, और ये एंडोमाइसियम को जब हम जूम करेंगे तो एंडोमाइसियम ये एंडोमाइसियम दिखेगा और एंडोमाइसियम मायोसिन और एक्टिन नाम के मायोफिलामेंट्स इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये हुआ हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये होल मसल्स हैं और हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनली अगर हम देखें इसको तो सर्कोप्लाज्म यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है उसी प्रकार से मसल्स में सर्कोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा लिमा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सामान्य सेलों में, उसी प्रकार से यहाँ पर सर्कोलिमा होता है। ये मायोफाइब्रिल, इसके पश्चात हम कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स देखेंगे। होल मसल, सर्कोप्लाज्म, सर्कोलिमा, अभी हमने इसको देखा सर्कोलिमा और सर्कोप्लाज्म। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर ये मायोफाइब्रिल कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बैंड उपस्थित होते हैं। ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, जो लाइट दिखता है वो लाइट बैंड और जो डार्क दिखता है ब्लैक कलर का वो डार्क बैंड। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जेड बैंड, जेड लाइन उपस्थित होता है, इसको हम जेड लाइन कहेंगे। ये भी जेड लाइन है। उसके अंदर का भाग जो वाइटिश है, जो वाइट है, जहाँ पर थिक फिलामेंट उपस्थित नहीं है उसको आई बैंड कहेंगे। और बीच का हिस्सा जेड जोन कहलाता है और
बीचों बीच एक एम लाइन उपस्थित होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्लू कलर में ड्रॉ है वो थिन फिलामेंट कहलाता है, और ब्लैक कलर में जो ड्रॉ है वो हमारा थिक फिलामेंट कहलाता है। इसमें थिन फिलामेंट जो है उसमें बहुत सारे सब यूनिट्स उपस्थित होते हैं। थिन फिलामेंट कुछ इस प्रकार से दिखता है। थिन फिलामेंट हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए लाइक स्ट्रक्चर ट्रोपोमायोसिन उपस्थित होता है। दूसरा ट्रोपोनिन होता है, ग्रीन कलर में बीच बीच में बना हुआ है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ट्रोपोनिन। और छोटे छोटे मोतीनुमा संरचना ब्लैक कलर में ड्रॉ हुआ है, उसको कहेंगे हम एक्टीन। ये थिन फिलामेंट का हिस्सा है। अब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में और देखते हैं कि ये जो सब यूनिट्स हैं वो किस प्रकार से हैं और क्या क्या उसमें उपस्थित है। ट्रोपोमायोसिन डीएनए लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होता है, जो कि इस तरीके से कॉइल्ड संरचना हमको देखने को मिलेगा। दूसरा ट्रोपोनिन ग्रीन कलर में जो हम देखते हैं वो कहलाता है ट्रोपोनिन। इसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं। पहला जो होता है वो टीटी होता है, जो कि ऐसा सब यूनिट जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है, बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगा। दूसरा टीसी, बाइंड विथ कैल्शियम। तो टीसी जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा। तो कैल्शियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक कैल्शियम जो है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर के यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है, और जब तक वो अटैच रहेगा तब तक के कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा, कार्य कर रहा है मसल्स मतलब। और जैसे ही कैल्शियम रिलीज होकर के अपने जगह में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा तो वो फिर से वो रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाएगा। तो टीसी इस वजह से उपस्थित होता है, बाइंड विथ कैल्शियम, यानी कैल्शियम से बाइंड होगा। टीआई, अटैच्ड टू एफ एक्टीन। टीआई जो होता है वो एफ एक्टीन के साथ जो छोटे छोटे एक्टीन दिख रहे हैं उसके साथ बाइंड किया हुआ है। तो इस प्रकार से या तो ये इनहिबिट एटीपेस एक्शन या फिर एटीपेस एक्शन को इनहिबिट करेगा वो। तो एफ एक्टीन के साथ बाइंड किया है। पहला ट्रोपोमायोसिन के साथ, दूसरा कैल्शियम के साथ बाइंड किया हुआ है, और तीसरा एक्टीन के साथ बाइंड किया हुआ है। अब ये एक्टीन को हम देखते हैं, एक्टीन कैसा क्या है इसमें। एक्टीन जो होता है वो स्फेरिकल शेप संरचना है, स्फेरिकल शेप गोल संरचना यहाँ पे हम जो देखते हैं वो गोल संरचना यहाँ पे देखने को मिलता है, वो एक्टीन कहलाता है। ये थिन फिलामेंट में उपस्थित होता है और इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है या फाइब्रस प्रोटीन होता है। रेस्टिंग कंडीशन में जब ये कोई एक्शन नहीं कर रहा होता मसल, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जी एक्टीन के रूप में उपस्थित होगा, यानी ग्लोब्यूलर एक्टीन के रूप में उपस्थित होगा। जो ये स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग गोल गोल इस तरीके से उपस्थित रहेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और जब एक्शन में आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जी एक्टीन एफ एक्टीन में परिवर्तित हो जाता है। ये अलग अलग स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक मोतीनुमा संरचना बना लेता है और एक साथ जुड़ा रहता है, माला जैसा गूंथते हैं हम, तो फिर उस तरीके से ये गुथा हुआ संरचना में आ जाता है। तो फिलामेंटस एक्टीन हम इसको कहते हैं, एक साथ जॉइंट जो स्फेरिकल हो जाता है वो फिलामेंटस एक्टीन कहते हैं। और ये बनता है फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ जी प्रोटीन, यानी कि जी एक्टीन जब आपस में जुड़ेगा तब ये बनेगा। तो रेस्टिंग कंडीशन में जी एक्टीन अलग अलग रहते हैं और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय एक साथ जुड़ जाता है। तो ये हो गया
थिन फिलामेंट के सब यूनिट्स, ये पतला सा जो दिख रहा है उसमें इतने सारे सब यूनिट्स उपस्थित हैं। पहला ट्रोपोमायोसिन जो कि डीएनए लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा ट्रोपोनिन जिसमें 3 सब यूनिट्स हैं, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होगा, दूसरा कैल्शियम के साथ बाइंड होगा, तीसरा एक्टिन के साथ बाइंड होगा। एक्टिन जो है वो जी एक्टिन जब रेस्टिंग कंडीशन में है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ये एफ एक्टिन माला नुमा संरचना बना लेता है। अब देखते हैं थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट कैसा है? थिक फिलामेंट जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो थिक फिलामेंट किस प्रकार से दिखता है, देखते हैं, और उसमें क्या क्या सब यूनिट्स हैं। इसमें 2 हैवी चेन होते हैं, ये भी डीएनए जैसा संरचना होता है, और पीछे का हिस्सा हैवी मेरोमायोसिन कहलाएगा और आगे का हिस्सा लाइट मेरोमायोसिन कहलाएगा। इसमें ब्लैक कलर में ऊपर में 2 लाइट चेन, नीचे में 2 लाइट चेन, यानी 4 लाइट चेन उसमें उपस्थित होता है, और इसका जो हेड है अकोड़ा जैसा हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और एक्टिन के साथ जुड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं एक्टिन के साथ, ये इस एक्टिन कालानुमा संरचना के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ये हुआ हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स जो है, एक्शन पोटेंशियल जो है नर्व के माध्यम से मसल्स में आता है, और कैसा आता है ये हम देखेंगे। ये नर्व है और नर्व में प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और इधर पोस्ट सिनेप्टिक सिनेप्स एरिया को हम देख रहे हैं यहाँ पर। और इसके प्री सिनेप्टिक एरिया में जो है एसीटोन प्लस कोलिन जो है आपस में जब मिलता है तो एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के माध्यम से, और ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। कैल्शियम जब तक इसमें काम नहीं करेगा तब तक कि ये जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बर्स्ट नहीं होता। जैसे ही कैल्शियम यहाँ इसमें अटैच होता है तो ये जो वेसिकल है वो स्टेरिन और न्यूरिन आपस में मिल करके, न्यूरिन जो है वो प्री सिनेप्टिक का रिसेप्टर है और स्टेरिन जो है वो वेसिकल का रिसेप्टर है। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो वेसिकल बर्स्ट होता है, और बर्स्ट होने के बाद जितनी भी एसिटाइल कोलिन इसमें उपस्थित होता है, ग्रीन कलर का आप जो देख पा रहे हैं, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? एसिटाइल कोलिन जो है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक में उपस्थित है, उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। और इसके जस्ट बाजू इसी के साथ इस रिसेप्टर के साथ ही एसिटाइल कोलिन एस्टरेज भी उपस्थित होता है, ताकि ये जो एसिटाइल कोलिन है उसको क्या कर सके, हाइड्रोलाइज करके फिर से एसीटेट और कोलिन में परिवर्तित कर सके। तो ये एक ऐसा एंजाइम है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करेगा, ये फिर से हाइड्रोलाइज होकर के एसीटेट और कोलिन में परिवर्तित कर देगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो एसिटाइल कोलिन है वो अपना एक्शन पोटेंशियल इस मसल में एसिटाइल कोलिन के माध्यम से पहुंचाता है, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो सर्कोलिमा से होते हुए टी ट्यूब्यूल में जाएगा, और ये जो टी ट्यूब्यूल है वो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपना स्टिमुलस देगा,
और ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम डिपॉजिट होता है। ये कैल्शियम स्टिमुलस पाने के बाद रिलीज होता है और रिलीज होकर के ट्रोपोनिन में डिपॉजिट हो जाता है। ट्रोपोनिन में डिपॉजिट हो जाता है। हमने देखा कि जो ट्रोपोनिन जो है वो किस प्रकार से है। ट्रोपोनिन यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। जो कैल्शियम बाइंड्स विथ कैल्शियम है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, उसके साथ ये अटैच हो जाता है। तो ट्रोपोनिन के साथ ये बाइंड हो जाता है। जब तक ये बाइंड रहेगा तब तक इसमें एक्शन होगा, और जैसे ही ये रिटर्न हो जाएगा इसमें रेस्टिंग या रिलैक्स पोजीशन में ये आ जाएगा, अन्यथा ये कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, यानी कि एक्शन में रहेगा। तो ये जो संरचना है वो मसल के फिलामेंट का है, जिसमें थिक मायोफिलामेंट है और ये थिन मायोफिलामेंट है। ब्लैक कलर में एक्टिन, ये ट्रोपोमायोसिन, और ये ट्रोपोनिन ग्रीन कलर में ट्रोपोनिन। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल इवेंट क्या क्या इसमें होता है। अब देखते हैं इसमें मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, काम कैसा करता है। अभी तो हम देखते हैं ये जो संरचना होती है इसमें ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम थिक फिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट को भी देख रहे होंगे, जिसका मायोसिन हेड जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो पहला जो है यहाँ पर कैल्शियम बाइंड नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ये टीसी जो है खाली है, यहाँ पर कैल्शियम बाइंड नहीं है। ट्रोपोनिन जो है बिल्कुल खाली है, और एक्टिन का जो एक्टिव साइट है, जो ब्लैक कलर एक आप देख पा रहे होंगे ऊपर में है, एक्टिन है, और इसके जो ब्लैक कलर में जो गाढ़ा करके रखा हुआ है वो एक्टिव साइट है एक्टिन का, और ये ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन तो डीएनए लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या कर रहा है, जब तक कैल्शियम बाइंड नहीं हुआ है तब तक एक्टिन का एक्टिव साइट ट्रोपोमायोसिन से दबा हुआ है, इसमें दबा हुआ है, ये उभरा नहीं है ताकि ये बाइंड कर सके, है ना। तो ये अभी उभरा नहीं है। जैसे ये रेस्टिंग पोजीशन में है अभी। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के टीसी से बाइंड हो जाता है तो इसका जो एक्टिन का एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाता है, यानी कि ट्रोपोमायोसिन डीएनए लाइक स्ट्रक्चर एक ट्विस्ट करेगा और इसका जो एक्टिन का जो एक्टिव साइट है उसको एक्सपोज कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा, दिखने लगेगा वो, ताकि ये मायोसिन, ये थिक मायोसिन का मायोफिलामेंट का या मायोसिन का हेड जो है इसके साथ अटैच हो जाए, ज्वाइंट हो जाए। तो बी स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एटीपी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एटीपी, जैसे ही एटीपी यहाँ पर अटैच है वो क्या कर रहा है, अब यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा है, क्योंकि उसने एनर्जी ले लिया है, तो वो अभी दूर में है और इंतज़ार कर रहा है कि वो एक्टिन के एक्टिव साइट से वो अटैच हो। तो जैसे ही यहाँ पर एटीपी से एडीपी प्लस पीआई बना है, तो ये क्या करता है, ये एक्टिन के एक्टिव साइट से ये एक्सपोज हुआ, और एक्सपोज होने के बाद ये एडीपी प्लस पीआई इसके साथ अटैच हो जाता है मायोसिन के हेड से। तो एटीपी जब हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा
तो क्या होगा, ये एसोसिएट होगा इसके साथ। ATP hydrolyzed to ADP and PI which remain associated with myosin head। तो इसके साथ ये अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होता है, जैसे ही ये अटैच होता है, जैसे ये मायोसिन हेड अटैच होगा एक्टिन फिलामेंट के साथ, तो ये अभी भी कैल्शियम इसके साथ बाइंड है, ये अटैच है। अब इसमें देखिएगा ये जो ADP प्लस PI रिलीज हो रहा है, यानी कि बाहर अब यहाँ पे निकल रहा है, अभी भी अटैच है, बट यहाँ से क्या होगा, ये अब ATP जुड़ेगा, ये बाहर निकलेगा, ADP प्लस PI जो है बाहर निकलेगा, और ATP जो है जैसे ही ATP यहाँ पे आता है, ये डिसोसिएट यानी कि थोड़ा एक्टिन के एक्टिव साइड से ये थोड़ा सा दूरी बना लेता है, और दूरी बना करके फिर से यानी रेडी हो जाएगा कि नया मैं इसके साथ अटैच हूँ और अटैच होकर के आगे बढ़ूँ, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आऊँ। तो इस प्रकार से ये सर्कल चलते जाता है। जैसे ही कैल्शियम इसके साथ बाइंड होगा, कैल्शियम बाइंड होगा, ये भी इसके साथ बाइंड होगा, और एक स्ट्रोक लगा करके आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि कैल्शियम जो है हट रहा है। जैसे ही कैल्शियम हटा, ये जो है एक्टिव साइट पीछे हो गया, और पीछे होने के बाद ये जो है ये भी पीछे हो जाता है। एक्टिव साइट पीछे हो गया, और यानी कि ट्रोपोमायोसिन ने ढक दिया उसको, ट्रोपोमायोसिन ने इसको ढक दिया, और एक्टिन को ढकने के बाद ATP के पास कोई ऐसा बचता नहीं है कि ये इसके साथ अटैच करे, है ना। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म होता है।